गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, हम लोगों ने क्लच देख चुके थे हम लोग। पावर ट्रांसमिशन में हम लोगों ने गियर बॉक्स देखा था, डिफरेंशियल, फाइनल ड्राइव, क्लच, ये सब चीज़ें देखी थी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग स्टीयरिंग सिस्टम देख चुके थे। ब्रेक सिस्टम हमारा बचा हुआ था, तो ब्रेक सिस्टम आज हम लोग देखते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम में आज के टॉपिक की कंटेंट है ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में बेसिक, देन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ब्रेक, कौन से प्रिंसिपल पे ब्रेक वर्क करता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ब्रेक एंड इट्स वर्किंग, देन एडजस्टमेंट एंड मेंटेनेंस। तो सबसे पहले है ब्रेक जो होता है ये क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग ट्रैक्टर में या फिर किसी भी व्हीकल में। जब हम लोग क्लच दबा देते हैं ना, तो पावर तो हमारा रुक जाता है इंजन से आने वाला। जैसे हम लोग ट्रैक्टर की बात करते हैं, तो ट्रैक्टर में पावर कौन जनरेट कर रहा है? इंजन। इंजन पावर जनरेट कर रहा है, फ्लाईव्हील पे आता है पावर, फिर फ्लाईव्हील से हम लोग क्लच में लेते हैं, क्लच से गियर बॉक्स में, देन डिफरेंशियल, उसके बाद फाइनल ड्राइव, देन रियर एक्सल, और रियर एक्सल फिर रियर व्हील में तो जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जब क्लच प्रेस कर देते हैं तो उस टाइम पे इंजन से जो आने वाला पावर है वो तो हमारा रियर व्हील में जा रहा है क्या? नहीं जाता है। इंजन से आने वाला पावर रियर व्हील में नहीं जाता है, तो पावर ट्रांसमिशन क्या हो गया? इंजन से आने वाला पावर ट्रांसमिशन हमारा यहाँ पे बंद हो गया। और जब पावर ट्रांसमिशन बंद हो गया तो व्हील्स तो घूमना नहीं चाहिए, है ना। फिर भी ये सब हो रहा है, फिर भी हम लोग ब्रेक क्यों देते हैं और ब्रेक की जरूरत क्या होगी? तो देखिए कि जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि जब हम लोग क्लच प्रेस करते हैं तो पावर ट्रांसमिशन पिछला पूरा रुक जाता है। ठीक है, ये सही है। जैसे क्लच प्रेस कर दे रहे हैं पावर ट्रांसमिशन रुक जा रहा है, लेकिन क्या होता क्या है कि जब आपका ट्रैक्टर या फिर कोई भी व्हीकल है तो वो व्हीकल आपका जैसे स्पीड में चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या आता है, स्पीड में या फिर कैसे भी चले, स्लो भी चल रहा है, तो उस टाइम पे उसमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अंदर आ जाता है, मतलब मोमेंट में आ जाता है। एक कंटिन्यूस चल रहा है कि एक मान लो कि 15 किलोमीटर पर हावर की इसमें चल रहा है ट्रैक्टर। ठीक है, तो ये मोमेंट उस ट्रैक्टर में बन जाएगा। जैसे मोमेंट बनेगा तो उस मोमेंट की वजह से, जैसे हम लोग क्लच पेडल प्रेस कर देंगे तो उस मोमेंट की वजह से व्हीकल क्या होता है कि थोड़े दूर तक अपने उस मोमेंट की वजह से वो जाते रहता है, मतलब फॉरवर्ड ट्रेवल कर जाता है। तो उस मोमेंट को ब्रेक करने के लिए और उसको ब्रेक मतलब एक जगह पे ट्रैक्टर को स्टॉप करने के लिए हमें, मतलब मान लेते हैं कि ट्रैक्टर ब्रेक एप्लीकेशन के बाद 3 मीटर के अंदर स्टॉप करने के लिए हमें ब्रेक की जरूरत पड़ जाती है ना। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेक पेडल की बात करते हैं, तो ब्रेक पेडल होता कहाँ है, ब्रेक पेडल का लोकेशन कहाँ पे होता है। तो ब्रेक पेडल आप देखोगे ट्रैक्टर में राइट साइड में ब्रेक पेडल एंड क्या होता है, फुट एक्सेलेरेटर पेडल। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्लच होता है। लेफ्ट साइड में सिंगल पेडल होता है, वो क्लच पेडल होता है, और राइट साइड में क्या होता है, फुट एक्सेलेरेटर एंड ब्रेक पेडल। ये राइट साइड में होता है ट्रैक्टर में। अब जो अदर व्हीकल्स है उसमें ब्रेक पेडल सिंगल एक ब्रेक पेडल होता है, लेकिन ट्रैक्टर में क्या होता है, दो ब्रेक पेडल्स होते हैं। देखे होंगे आप लोगों ने, उसमें नीचे से एक लॉकिंग के लिए एक सिस्टम दिया जाता है ना। अगर उसको लॉक कर दिया जाए तो दो ब्रेक पेडल्स एक सिंगल ब्रेक पेडल में आ जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर उस लॉकिंग सिस्टम को अगर हम लोग निकाल देते हैं तो ये हर एक व्हील्स के लिए, लेफ्ट व्हील्स के लिए वहां पे लेफ्ट साइड में रहेगा और राइट व्हील के लिए राइट साइड में, है ना। मतलब ट्रैक्टर के राइट साइड में दो ब्रेक पेडल्स रहेंगे, उसमें से राइट वाला आपका राइट व्हील के लिए और वो लेफ्ट वाला जो रहेगा वो लेफ्ट व्हील के लिए। अब ये दो ब्रेक पेडल्स देने की जरूरत क्या है कि जैसे हमारा ट्रैक्टर जो है ये ऑफ रोड व्हीकल है, ये कहाँ पे ज्यादा यूज होने वाला है, ये ज्यादा यूज होने वाला है आपके फील्ड में। और फील्ड में हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम लोग टर्निंग लेते हैं तो वहां पे शार्प टर्न की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि प्लॉविंग कर रहे हैं हम लोग, और प्लॉविंग करते समय एक साइड से हम लोग जा रहे हैं तो दूसरे साइड से तुरंत हमें रिवर्सिबल फ्लो है तो वहीं से हमें आना है, तो वहां पे क्या हमें एकदम से शॉर्ट जगह में हमें टर्न लेना पड़ता है।
तो शॉर्ट टर्निंग के लिए वहां पे क्या करते हैं, हर एक ब्रेक व्हील के लिए सेपरेट पेडल दे देते हैं। जैसे अभी हम लोग राइट साइड में टर्न लेना है तो राइट साइड वाला हम लोग जो भी ब्रेक पेडल है उसको प्रेस करेंगे, लेफ्ट वाले को छोड़ देंगे ऊपर ही, तो वो क्या करेगा, राइट साइड वाला पहिया हमारा घूमना रुक जाएगा, है ना, तो सिर्फ एक साइड वाला पहिया हमारा घूमेगा। तो वहां पे हम लोग इजीली कम स्पेस में वहां पे टर्न कर सकते हैं। इसीलिए ट्रैक्टर्स में दो ब्रेक पेडल्स होते हैं। अब ब्रेक माउंट कहाँ पे होता है, तो ब्रेक जो होता है ये दो जगह पे माउंट हो सकता है। एक तो आपका शू टाइप ब्रेक्स होगा, तो एक माउंट कहाँ पे होगा, ये आपके जो भी व्हील्स रहेंगे व्हील्स के ड्रम के अंदर माउंट होगा, है ना, मतलब जो भी रियर एक्सल है रियर एक्सल के ड्रम के अंदर माउंट होगा। ठीक हो गया शू टाइप। अगर आपका डिस्क टाइप ब्रेक है तो डिस्क टाइप माउंट जो होता है डिफरेंशियल के जो हाफ शाफ्ट होते हैं उसके ऊपर ये माउंट होता है। मतलब वो क्या करता है कि डिफरेंशियल की शाफ्ट को वहां पे रोकता है। ठीक है, तो इसका माउंटिंग कहाँ पे है, या तो रियर एक्सल पे या तो डिफरेंशियल का हाफ शाफ्ट पे, वहां पे ये इसके माउंटिंग हो सकती है ना। और जब भी हम लोग ट्रैक्टर को रोड पे चलाते हैं तो उस टाइम पे दोनों जो ब्रेक पेडल्स हैं दोनों ब्रेक पेडल्स आपके क्या होने चाहिए, लॉक होने चाहिए। और हम लोग जब खेत में चला रहे हैं तो दोनों ब्रेक पेडल्स लॉक नहीं होने चाहिए, वहां पे सेपरेट सेपरेट ये दोनों ब्रेक पेडल्स होने चाहिए इजी टर्निंग के लिए। अब ये कौन से प्रिंसिपल पे ब्रेक जो होता है ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्किंग करता है, तो ब्रेक जो होता है ये फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, घर्षण के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। अभी हम लोगों ने ये प्रिंसिपल और कहाँ पे देखा था, हम लोगों ने क्लच में देखा था कि क्लच में क्या हो रहा था, क्लच में भी फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे ही क्लच वर्क करता है। दो मूविंग एलिमेंट्स है ना, दो मूविंग एलिमेंट्स कौन से, एक होता है आपका फ्लाईव्हील एंड अनदर दूसरा मूविंग एलिमेंट कौन सा होता है, प्रेशर प्लेट, फ्लाईव्हील के साथ ही घूमती है। तो प्रेशर प्लेट एंड फ्लाईव्हील दोनों भी मूविंग एलिमेंट्स है, और दोनों मूविंग एलिमेंट्स के बीच में आपका क्लच आ जाता है, क्लच प्लेट आ जाता है। तो क्लच प्लेट भी वो दोनों मूविंग एलिमेंट के साथ आने की वजह से ये क्लच प्लेट भी क्या करने लगती है, गोल गोल घूमने लगती है। तो वहां पे भी कौन सा किस चीज पे है, फ्रिक्शन के सिद्धांत पे वहां पे काम होता है। अभी यहाँ पे भी फ्रिक्शन के सिद्धांत पे ही काम होता है। जो आपका ब्रेक है ब्रेक भी फ्रिक्शन के सिद्धांत पे ही काम करता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कैसे, तो यहाँ पे एक मूविंग एलिमेंट क्या है, रोटेटिंग ड्रम। अगर शू टाइप ब्रेक है तो मूविंग एलिमेंट क्या है, रोटेटिंग ड्रम है। और रोटेटिंग ड्रम आपका जैसे व्हील घूमते रहेगा तो ये रोटेट होते रहेगा। और यहाँ पे स्टेशनरी एलिमेंट क्या होता है, ये आपके ब्रेक लाइनर या फिर ब्रेक शूज, है ना। ब्रेक लाइनर्स किस पे लगे होते हैं, ब्रेक शूज के ऊपर। तो ब्रेक शूज जो है ये स्टेशनरी एलिमेंट है। और जब हम लोग ट्रैक्टर में से क्लच को दबा देते हैं तो पावर कट हो जाता है, सिर्फ उसके मूवमेंट की वजह से ये व्हील्स घूमते रहते हैं। तो ये व्हील्स घूमते रहेंगे और उस टाइम पे ड्रम जो है ड्रम के कांटेक्ट में क्या आ जाता है आपका, ये लाइनिंग शूज आ जाते हैं। लाइनिंग शूज घूमते नहीं है, लाइनिंग शूज एक जगह पे है, और ये ड्रम जो भी आपका ड्रम है ये कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे घूम रहा है। और इसके बीच में ये आए और ये इससे कांटेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे जाने के बाद जैसे ये लाइनिंग है, लाइनिंग इसके साथ जैसे कांटेक्ट करेगी ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या करेगी, इस मूविंग एलिमेंट को ये रोकने की कोशिश करेगी। ये जो भी आपका लाइनर है, लाइनर क्या करेगा, इस ब्रेक ड्रम को रोकने की कोशिश करता है ना। और एक दोनों साइड में ये एक जैसे एप्लीकेशन, दोनों शूज एक साथ अप्लाई होते हैं, और दोनों शूज एक साथ अप्लाई होने की वजह से ये कितना कांटेक्ट में आ रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और एक फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे ये क्या करते हैं, ब्रेक ड्रम को रोक देते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये भी एक फ्रिक्शन के सिद्धांत पे ये काम कर रहा है। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वाले जो इमेज में यहाँ पे ये ब्रेक ड्रम दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे क्या है, ये ब्रेक शूज है, ये एक सेपरेट ब्रेक शू है और एक सेपरेट ब्रेक शू है, मतलब ये दोनों ब्रेक शू है, दोनों ब्रेक शूज के ऊपर ये आपका क्या लगा हुआ है, लाइनिंग मटेरियल, है ना, इसको लाइनर भी बोलते हैं, ब्रेक लाइनिंग बोल सकते हो, ब्रेक लाइनर बोल सकते हो। तो ये इसके ऊपर लगा होता है। जब भी हम लोग ब्रेक की एप्लीकेशन करते हैं तो ये इसके मूविंग ड्रम के कांटेक्ट में आता है। और ये एक स्टेशनरी एलिमेंट एक मूविंग एलिमेंट, तो स्टेशनरी एलिमेंट क्या करेगा, मूविंग एलिमेंट को रोकने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन की वजह से। अब टाइप्स ऑफ ब्रेक देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ ब्रेक बेसिकली कितने तरह के होते हैं, ब्रेक जो होते हैं ये
दो तरह के होते हैं। मेन टाइप्स कितने हैं ब्रेक के? दो है। ये क्या आपका मैकेनिकल ब्रेक और सेकंड है हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, दो ही ब्रेक्स होते हैं, एक मैकेनिकल ब्रेक एंड देन दूसरा होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। देन मैकेनिकल ब्रेक के अगेन टू टाइप्स आते हैं। एक होता है शू टाइप ब्रेक जिसमें शूज लगे होंगे, ठीक है, और दूसरा होता है डिस्क टाइप ब्रेक जिसमें डिस्क लगी होगी, है ना। शू टाइप ब्रेक जो होगा ये हमेशा आपके कहाँ पे रियर एक्सल पे माउंट होंगे, है ना। और शू टाइप डिस्क टाइप जो ब्रेक होंगे ये हमेशा आपके डिफरेंशियल के हाफ शाफ्ट पे माउंट होंगे। अभी शू टाइप ब्रेक्स में अगेन दो टाइप्स है, एक इंटरनल एक्सपांडिंग और दूसरा है एक्सटर्नल कॉन्टेंटिंग शू। और डिस्क टाइप में अगेन टू टाइप्स, ड्राई टाइप डिस्क ब्रेक एंड वेट टाइप डिस्क ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक में भी दो ब्रेक्स आते हैं, एक आता है शू टाइप और दूसरा आता है डिस्क टाइप, है। इसको अभी हम लोग बारी बारी से हर एक ब्रेक का वर्किंग कैसे होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैकेनिकल ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक में शू टाइप ब्रेक, और शू टाइप का सबसे पहला टाइप है हमारा इंटरनल एक्सपांडिंग शू टाइप ब्रेक। तो इंटरनल एक्सपांडिंग शू टाइप ब्रेक में क्या है, इसके नाम से ही आ रहा है कि भाई ये इंटरनल मतलब किसी चीज के अंदर है और ये एक्सपांड होगा, मतलब अंदर से ये बाहर की ओर आने वाला है ना। इंटरनल एक्सपांडिंग मतलब अंदर से ये बाहर की ओर आएगा। अभी ये कहाँ पे लगा होता है? ये लगा होता है आपके रियर एक्सल के जो भी ड्रम्स होते हैं उसके ऊपर, दोनों साइड में ये लगे रहेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड के ड्रम में ये लगे रहेंगे। और वहां पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो वहां पे आप देख रहे हो ये रेड कलर का जो शो कर रहा है ये आपका ब्रेक ड्रम यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये ड्रम है, उसके अंदर ये एक शू होगी और ये एक शू, ये दोनों शू के ऊपर ये ब्लैक कलर में जो शो कर रहा है ये शो कर रहा है लाइनिंग मटेरियल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो स्प्रिंग होती है, रिटेन स्प्रिंग इसको बोला जाता है। उसके बाद एक एक्चुएटिंग कैम होता है, ब्रेक लीवर एंड देन मैकेनिकल लिंकेज। पेडल से पूरी मैकेनिकल लिंकेज आती है। अभी ये रुकता कैसा है, जैसे हम लोग जब ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं, जैसे ब्रेक पेडल को प्रेस करेंगे तो मैकेनिकल लिंकेज ऑपरेट होगी। मैकेनिकल लिंकेज ऑपरेट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो एक्चुएटिंग कैम ये जो दिख पा रही है, ये जो कैम है, ये कैम अभी यहाँ आप देख रहे हो कि थोड़ी सी तिरछी है। जैसे ये वर्क करेगा, ब्रेक पेडल प्रेस होगा तो उस टाइम पे ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश करेगी। और जैसे ये हॉरिजॉन्टल होगी तो उस टाइम पे ये क्या करेगी, इस शूज को बाहर की ओर, दोनों शूज को बाहर की ओर धकेलेगी। और जैसे दोनों शूज बाहर की ओर धकेंगे तो ये रोटेटिंग जो ड्रम है उसके कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे ब्रेक पेडल दबाया, ब्रेक पेडल दबाने के बाद एक्चुएटिंग कैम एक्चुएट हुई, या भी ऐसी तिरछी थी, ये ओरिजेंटल हुई। ओरिजेंटल हुई तो यहाँ पे इन दोनों जो भी आपके शूज है, इस शूज को ये बाहर की ओर फैलाएगी। और जैसे शूज को बाहर की ओर फैलाएगी तो ये रोटेटिंग ड्रम के कांटेक्ट में आएगा, और रोटेटिंग ड्रम को ये क्या करेगी, रोकेगी। जैसे रोटेटिंग ड्रम रुकेगा तो आपका व्हील भी जो घूमने वाला था वो भी रुक जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये वर्किंग करता है। अब जब हम लोग ब्रेक पेडल छोड़ देते हैं, ब्रेक पेडल यहाँ से छोड़ दिए तो क्या होगा, ये एक्चुएटिंग कैम तुरंत ही अपनी पोजीशन ले लेगी, है ना। जब तक इस पे प्रेशर रहेगा तब तक ये एक्चुएटिंग कैम ये हॉरिजॉन्टल में रहेगी। जैसे आप लोग छोड़ोगे तो उस टाइम पे ये रोटेटिंग कैम तुरंत ही अपनी पोजीशन ले लेगी। उस टाइम पे शूज को अपनी पोजीशन लेने में थोड़ा समय लगता है। और वो शूज अपनी पोजीशन में रिटर्न कैसे आते हैं, ये रिटर्निंग स्प्रिंग की वजह से ये शूज अपनी पोजीशन में आते हैं। रिटर्निंग स्प्रिंग क्या करती है, ये शूज को फिर से अंदर की ओर खींचती है और ये आप अपनी पोजीशन में वापस तुरंत आ जाते हैं। अभी यहाँ पे ये ट्रैक्टर की जो भी इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक है उसकी इमेजेस यहाँ पे दी गई है। तो आप सेकंड वाली जो इमेज है इसमें फोकस कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये देखिए, यहां से लेके, सॉरी, यहां से लेके ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ये है आपका शूज। ठीक है, ब्रेक शू है। ये जो भी मैंने ड्रॉ किया है ये पूरा ब्रेक शू है। और ब्रेक शू के ऊपर ये जो दिख रहा है ये है आपका लाइनिंग मटेरियल, है ना। ये ब्रेक लाइनर है। नीचे अगेन यहाँ पे एक सेकंड ब्रेक शू है और इसके ऊपर अगेन यहाँ पे एक लाइनिंग मटेरियल दिया हुआ है। ठीक है, ये जो होगी ये रिटर्न स्प्रिंग होगी आपकी, यहाँ पे शो हो रही है, ये रिटर्न स्प्रिंग है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो एक्चुएटिंग कैम है यहाँ पे दी गई है, देखो यहाँ पे दिख रही है ये फर्स्ट वाली इमेज में।
ये जो है ये एक्चुएटिंग कैम है यहाँ पे, है ना, ये इसके अंदर। ठीक है, तो जो भी आपकी मैकेनिकल लिंकेज रहेगी, मैकेनिकल लिंकेज इसके पीछे से यहाँ पे आएगी, है ना, और इस एक्चुएटिंग कैम को एक्चुएट करेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड इमेज है ये है आपका ब्रेक ड्रम। ठीक, ये ब्रेक ड्रम है, और ये जब भी आपका पेडल प्रेस हो रहा है तो वहां पे ये एक्चुएटिंग कैम यहाँ पे रोटेट होगी। जैसे एक्चुएटिंग कैम रोटेट होगी, ये ब्रेक शू बाहर की ओर फैलेंगे, ब्रेक शू बाहर की ओर फैलने की वजह से ये इसको रोटेटिंग ड्रम को ये रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने वाली एक चीज और है, यहाँ पे एक बोल्ट जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है ना, ये वाला। तो ये जो है इसको बोला जाता है एंकर बोल्ट। क्या बोलते हैं? एंकर बोल्ट। तो इस पे, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग सेटिंग कर सकते हैं कि ये ब्रेक शू जो है, ये ब्रेक शू एंड ब्रेक ड्रम, इनके बीच में कितना क्लियरेंस यहाँ पे हमें रखना है। ब्रेक शू एंड ब्रेक ड्रम के बीच में कितना क्लियरेंस हमें रखना है, उसकी सेटिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि ब्रेक लाइनिंग मटेरियल जब हम लोग नया नया डालते हैं, तो ब्रेक लाइनिंग मटेरियल डालने के बाद या फिर ब्रेक लाइनर अगर हम लोगों ने चेंज किया है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका वो घिसे नहीं होते, नए होते हैं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हम लोगों ने क्लियरेंस रखा है वही ब्रेक लाइनर पुराने होने के बाद कुछ समय बाद ट्रैक्टर चलने के बाद क्या होता है, ब्रेक लाइनर कंटिन्यूस घिसते चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है रोटेटिंग ड्रम एंड ब्रेक लाइनर के बीच में। तो फ्रिक्शन की वजह से ब्रेक लाइनर की साइज कम कम होती चलती है। तो उस टाइम पे हम लोग ब्रेक का हमारा जो भी हमें ज्यादा फोर्स लगता है या फिर ज्यादा हमें ब्रेक की मूवमेंट करनी पड़ती है, ब्रेक पेडल की ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ती है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पीछे से एक छोटा सा विंडो दिया होता है, उस विंडो से हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर डाल के इस विंडो से इस एंकर बोल्ट को अगर हम लोग घुमाएंगे, तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये इसका ब्रेक लाइनर एंड ड्रम, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है या फिर क्लियरेंस होता है, उसको कम ज्यादा करने के लिए ये एंकर बोल्ट यहाँ पे दिया होता है। मतलब एक सिंपल से एक सेटिंग के लिए ये एंकर बोल्ट यहाँ पे दे दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग शू टाइप ब्रेक। अभी एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग शू टाइप ब्रेक, इसके नाम में ये एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब ये बाहर से कॉन्टैक्ट करने वाला है, बाहर से किसी चीज को जकड़ने वाला है, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में, ये रोटेटिंग ड्रम जो है ये इनसाइड है, उसके साइड में आपका जो भी ब्रेक लाइनिंग जो मटेरियल है ये उसके बाहर के साइड में है। ब्रेक लाइनिंग मटेरियल जो है ये उसके बाहर के साइड में है, और ड्रम जो है ये अंदर के साइड में है। यहाँ पे भी वही सेम चीज होती है, जैसे हम लोग ब्रेक पेडल प्रेस करते हो, तो ब्रेक पेडल प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये जो भी आपका ब्रेक लाइनिंग मटेरियल है, ये ब्रेक लाइनिंग मटेरियल उस ड्रम को क्या करता है, घूमने से रोकता है, उस ड्रम को जकड़ लेता है, और जकड़ने के बाद वो ड्रम घूम नहीं पाता। इस टाइप की जो ब्रेक है एक्सटर्नल कॉन्टैक्टिंग ब्रेक, ये बेसिकली एचएमटी ट्रैक्टर्स में पार्किंग के लिए यूज होते थे। अभी एचएमटी ट्रैक्टर तो आता ही नहीं है, और अभी फिलहाल एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक किसी ट्रैक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना, और देखने को मिलेगा तो सिर्फ ये आपको पार्किंग में, ये पार्किंग ब्रेक में एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो इंटरनल एक्सट्रैक्टिंग एंड एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग ब्रेक जो है आजकल ज्यादा करके नहीं आते हैं, आजकल आते हैं ऑयलीमर ब्रेक या फिर डिस्क टाइप ब्रेक आजकल आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्क टाइप ब्रेक। तो उसमें दो तरह के हैं, एक है ड्राई डिस्क टाइप एंड दूसरा है वेट डिस्क टाइप। तो सबसे पहले हम लोग ड्राई डिस्क टाइप ब्रेक देख लेते हैं। तो उसमें क्या होंगे, दो डिस्क होंगी, है ना, दो डिस्क होंगी और दो ब्रेक प्लेट्स होंगी वहां पे, मतलब डिस्क प्लेट जो होती है वो ब्रेक प्लेट्स रहती है वहां पे। उसके बाद दो प्रेशर प्लेट होगी, उसको हम लोग एक्चुएटिंग डिस्क बोलते हैं। उसके बाद लॉकिंग के लिए स्प्रिंग्स होगी, और एक स्टील, उसके अंदर जो भी आपकी एक्चुएटिंग डिस्क होती है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, और वो होल्स के अंदर स्टील बॉल आपकी वहां पे प्रेजेंट होती है। तो अभी हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस जो इमेज है, ये इमेज में यहाँ पे ब्रेक हाउसिंग, ठीक है, ये ब्रेक हाउसिंग ये किस पे रहेगी, ये जो ब्रेक है ये किस पे रहता है, डिफरेंशियल शाफ्ट, जो डिफरेंशियल का हाफ शाफ्ट रहता है उसके ऊपर रहता है। तो ये ब्रेक हाउसिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद ये फ्रिक्शन डिस्क, अगेन इधर अगेन एक फ्रिक्शन डिस्क, मतलब दो फ्रिक्शन डिस्क, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक एक्चुएटिंग डिस्क रहेगी, दो एक्चुएटिंग डिस्क रहेगी। और ये दोनों एक्चुएटिंग डिस्क के बीच में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक होल दिख रहा है, ठीक है, अगेन यहाँ पे एक होल है, ठीक है, अगेन यहाँ पे एक होल है,
इन होल के बीच में यहाँ पे बहुत सारी स्टील बॉल होती है, ये स्टील बॉल, ये स्टील बॉल, ये स्टील बॉल होती है। तो होता क्या है, जब हम लोग ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं, जैसे ब्रेक पेडल प्रेस किया तो दोनों जो एक्चुएटिंग डिस्क है, ये एक्चुएटिंग डिस्क एक क्लॉकवाइज घूमेगी तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है, एक दूसरे के ब्रेक पेडल प्रेस करने की वजह से ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी, और जैसे अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे जो होल था उस होल में स्टील बॉल प्रेजेंट है ना, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े स्टील बॉल प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टील बॉल क्या करता है, ये बाहर, मतलब जैसे अभी ये यहाँ पे होल है और ये यहाँ पे होल है, इन दोनों होल में एक स्टील बॉल है, तो जैसे आप इसको घुमाओगे तो ये स्टील बॉल क्या करता है, ये बाहर आ जाता है, और जैसे बाहर आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इन दोनों डिस्क के बीच में गैप बना देगा, मतलब ये दोनों डिस्क को फैला देगा। जैसे ही ये दोनों डिस्क फैलती है तो ये दोनों डिस्क के ऊपर सटी हुई होती है आपकी फ्रिक्शन डिस्क। ठीक है, तो फ्रिक्शन डिस्क जो होती है, ये फ्रिक्शन डिस्क में इंटरनल स्प्लाइन होती है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंटरनल स्प्लाइन है, और ये इंटरनल स्प्लाइन आपका जो डिफरेंशियल का हाफ शाफ्ट है उसके ऊपर जो एक्सटर्नल प्लाइंस होती है उसके ऊपर माउंट रहती है। तो ये जो दोनों डिस्क अब थोड़ी सी बाहर की ओर आई है ना, इन दोनों डिस्क एक्चुएटिंग डिस्क में क्या हुआ, गैप बढ़ा, ये बाहर की ओर आई, तो ये क्या करेगी, फ्रिक्शन डिस्क को धकाएगी, और जैसे फ्रिक्शन डिस्क धकेगी तो फ्रिक्शन डिस्क जाके कहाँ पे धकती है, ये जाके आपका ब्रेक हाउसिंग जो है, ये ब्रेक हाउसिंग की इस सरफेस पे आके टकराएगी। अब ब्रेक हाउसिंग आपका देखो कांस्टेंट है, ब्रेक हाउसिंग तो कहीं पे मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पे मूव करने वाली चीज एक ही है, शाफ्ट है ना, आपका डिफरेंशियल का हाफ शाफ्ट जो है वो मूव कर रहा है, और उसके साथ ये जो फ्रिक्शनल डिस्क जो है ये मूव कर रही है। अब फ्रिक्शनल डिस्क मूव कर रही है और डिफरेंशियल शाफ्ट जो हाफ शाफ्ट है वो मूव कर रहा है, लेकिन हमारा ब्रेक हाउसिंग जो है ये कांस्टेंट है। अब ब्रेक हाउसिंग के कांटेक्ट में जब फ्रिक्शन डिस्क आएगी तो फ्रिक्शन डिस्क एक मूविंग एलिमेंट है और ब्रेक हाउसिंग एक कांस्टेंट एलिमेंट है, तो ये कांस्टेंट एलिमेंट ये क्या करेगा, ये फ्रिक्शन डिस्क जो भी हमारा फ्रिक्शन डिस्क है इसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इस फ्रिक्शन डिस्क के ऊपर प्रेशर, एक साइड में एक्चुएटिंग डिस्क जो होती है ये प्रेशर बनाती है, एक साइड में इसका प्रेशर और एक साइड में आपका कांस्टेंट ब्रेक हाउसिंग, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन डिस्क आ जाती है। तो ये दोनों जो होती हैं ये स्टेशनरी एलिमेंट और फ्रिक्शन डिस्क जो है आपकी मूविंग एलिमेंट, मतलब दो स्टेशनरी एलिमेंट के बीच में एक मूविंग एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो मूविंग एलिमेंट भी रुक जाएगा। तो इस टाइप से इसका वर्किंग यहाँ पे होता है। चलो, तो अभी इसकी इमेजेस आप देख लो यहाँ पे, ये जो है ये आपकी एक्चुएटिंग डिस्क है ना, और यहाँ पे आपकी ब्रेक लिंकेज आएगी। ठीक है, ये जैसे ही ब्रेक लिंकेज आएगी तो ये क्या करेगा, ये डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है, और यहाँ पे ये ज्यादा भी नहीं घूम सकती क्योंकि यहाँ पे एक लॉक दिया होता है, ये लॉक देख पा रहे हो आप लोग, ये लॉक जो होगा यहाँ पे इस पे आके टकराएगा, इससे ये ज्यादा नहीं घूम पाएगी। जैसे ये दोनों घूमती है तो ये दोनों घूमने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये लाइनिंग आपका फ्रिक्शन डिस्क है, और ये फ्रिक्शन डिस्क में देख रहे हो इंटरनल स्प्लाइंस कटे हुए हैं है ना, और ये इंटरनल स्प्लाइन जो है, ये इंटरनल स्प्लाइन आपके एक्सटर्नल जो आपका डिफरेंशियल का हाफ शाफ्ट है उसके ऊपर एक्सटर्नल प्लाइन होते हैं, उस एक्सटर्नल प्लाइन से ये माउंट होते हैं, मतलब डिफरेंशियल शाफ्ट जैसे घूमते रहेगा तो ये डिस्क भी आपकी घूमती रहती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये लिंकेज होती है आपकी ब्रेक के लिए, ये मैकेनिकल लिंकेज के लिए यहाँ पे एक कनेक्शन है, जैसे ब्रेक पेडल प्रेस कर रहे हो तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये खींचता है, जैसे ये खींचेगा तो यहाँ पे आप इस इमेज में आपको देख पाओगे ये क्या करेगा, ये दोनों को एक दूसरे के अपोजिट में दोनों डिस्क को घुमाएगा। नेक्स्ट है हमारा वेट टाइप डिस्क ब्रेक, इसको ही बोला जाता है ओआईबी ब्रेक्स। ओआईबी मतलब ऑयल इमर्स डिस्क टाइप ब्रेक, ओआईबी। ओआईबी बोलता है ना, कोई कोई ट्रैक्टर पे लिख के आता है ओआईबी, मतलब वो क्या होता है, ऑयल इमर्स ब्रेक उस ट्रैक्टर में दिया गया है। अब ऑयल इमर्स ब्रेक जो होता है या फिर वेट टाइप डिस्क टाइप जो ब्रेक होता है वो सेम होता है आपका ड्राई टाइप डिस्क ब्रेक की तरह ही, बस इसमें क्या होता है कि ये जो पूरी जो असेंबली होती है ये पूरी असेंबली आपकी हमेशा डूबी रहेगी ऑयल के अंदर, है ना, ये जो भी आपकी ब्रेकिंग की असेंबली होती है ये डूबी रहती है हमेशा, एक वहाँ पे कंटेनर होता है ऑयल का, उस ऑयल के कंटेनर के अंदर डूबी रहती है, बाकी वर्किंग एक जैसे ही इसका होता है। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो जो भी आपका वेट डिस्क ब्रेक है ये हमेशा ऑयल के अंदर रहेगा, और जो आपका ड्राई डिस्क ब्रेक है इसमें कोई ऑयल का रिलेशन नहीं होता है। अगर यहाँ पे ड्राई डिस्क ब्रेक में अगर ऑयल आ गया आपका
तो यहाँ पे उसका एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी लाइनिंग मटेरियल एक अलग मटेरियल की बनी होती है, इसका लाइनिंग मटेरियल अलग होता है, और वेट डिश टाइप का जो मटेरियल होता है एक अलग मटेरियल होता है। तो वेट डिश टाइप जो बनाया जाता है ये ऑयल के कांटेक्ट में रह के ही ये फ्रिक्शन के टाइम पे ये आराम से काम कर सकता है। लेकिन ड्राई डिश टाइप ब्रेक में अगर आपका कहीं पे ऑयल आ गया तो इसका लाइनिंग मटेरियल जो होता है ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों में एक अंतर हो गया। उसके बाद जो भी वेट डिश टाइप ब्रेक होगा उसके अंदर जो भी हम लोग ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं, तो ब्रेक एप्लीकेशन करने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को वो ऑयल अपने आप में अब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब वहां पे हीट डिसिपेशन जल्दी हो जाता है। ठीक है, और जो डायरेक्ट डिश टाइप ब्रेक है तो यहाँ पे कोई हीट के लिए कंज्यूम करने के लिए कोई चीज या फिर किसी चीज का प्रोविजन यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा कि क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए ब्रेक के इसमें, ब्रेक सिस्टम में। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है ब्रेक फ्री प्ले। जैसे हम लोगों ने क्लच फ्री प्ले की बात की थी वैसे ही ब्रेक फ्री प्ले भी होता है। अब ब्रेक फ्री प्ले कहाँ किस किस के बीच में होगा, अगर आपका शू टाइप ब्रेक है तो रोटेटिंग ड्रम एंड ब्रेक लाइनिंग मटेरियल इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस रहेगा उसको हम लोग ब्रेक फ्री प्ले कहते हैं। ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे ब्रेक ड्रम है और यहाँ पे ब्रेक लाइनिंग मटेरियल है, तो ब्रेक पेडल का उतना मूवमेंट, ब्रेक पेडल का इतना मूवमेंट कि ये आपका जो भी लाइनिंग मटेरियल है, जो भी ब्रेक शू है, ये ब्रेक शू यहाँ से लेके ब्रेक ड्रम के कांटेक्ट में आए तब तक का जो जितना ब्रेक पेडल ट्रेवल करेगा उसको हम लोग फ्री प्ले कहेंगे, है ना। मतलब कितना, जब हम लोग ब्रेक पेडल दबा रहे हैं तो ब्रेक पेडल की ऐसी मूवमेंट कि जब तक कि हमारा ब्रेक शू जाके हमारा ब्रेक ड्रम के कांटेक्ट में ना आ जाए तब तक की ब्रेक पेडल की मूवमेंट जो है ये हमारा ब्रेक फ्री प्ले कहलाता है। ठीक है, अब ब्रेक फ्री प्ले कितना रखना चाहिए, ये रखते हैं हम लोग आधा से पौना इंच तक, मतलब 12 से 18 mm तक इसको रखना चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोग फ्री प्ले सही से एडजस्ट नहीं करते हो तो क्या होगा, जैसे आप लोग फ्री प्ले एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो सही से, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका लाइनिंग मटेरियल ज्यादा खींच जाएगा, या फिर ये कंटिन्यू ब्रेक जो होगा ये कंटिन्यूअस आपके मोमेंट मतलब कंटिन्यूअस ये एप्लीकेशन में ही रहेगा। वहाँ पे अगर आप लोग फ्री प्ले नहीं दे रहे हो तो वहाँ पे कंटिन्यूअस एप्लीकेशन नहीं रहेगा। और जैसे आप लोग ब्रेक फ्री प्ले नहीं रख रहे हो तो ये जैसे आप लोग ब्रेक पेडल प्रेस मतलब जैसे प्रेस करना स्टार्ट करोगे ये तुरंत वहाँ पे एक्चुएटिंग स्टार्ट उसका हो जाएगा। और कोई कोई ड्राइवर क्या करता है कि इसमें कंटिन्यूस ब्रेक पेडल पे ये पैर रख के चलाते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होगा ये जैसे शॉक्स आते हैं तो ये ब्रेक एप्लीकेशन ये कंटिन्यूस होते रहेगा, इसलिए इसमें ब्रेक फ्री प्ले देना आपको जरूरी होता है। कितना रखना है, ये आधा से पौना इंच तक रखना है ना। ब्रेक लाइनिंग का भी एक एडजस्टमेंट होता है। वहां पे मैंने जो बोला ना आप लोगों को कि एंकर नट, तो एंकर नट के हिसाब से वहां पे एडजस्टमेंट करना है। और ब्रेक फ्री प्ले अगर डिस्क टाइप ब्रेक है तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि ब्रेक फ्री प्ले जो रहेगा आपका ब्रेक फ्री प्ले आपका जो एक्चुएटिंग डिस्क है, एक्चुएटिंग डिस्क से सॉरी जो आपका लाइनिंग डिस्क है वो लाइनिंग डिस्क से उसका डिस्टेंस आपके ब्रेक हाउसिंग तक का, है ना, वो जो डिस्टेंस रहेगा ये आपका उसके अंदर वाला ब्रेक फ्री प्ले रहेगा। उसके बाद है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ये हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल लॉ के सिद्धांत पे काम करता है ना। हम लोगों ने पास्कल लॉ हम लोगों ने टेस्टिंग जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पास्कल लॉ पढ़ा था, सॉरी टेस्टिंग में जब भी हाइड्रोलिक सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पास्कल लॉ पढ़ा था। तो उस प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है। द प्रेशर अप्लाइड टू द फ्लूइड in a closed container is transmitted with equal intensity throughout the liquid and at a right angle to the surface of the container। मतलब क्या हो रहा है कि कंटेनर के राइट एंगल के सरफेस पे ये जो भी फ्लूइड है ये फोर्स जनरेट करता है। ठीक है, अब ब्रेक फ्लूइड जो हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्रेक फ्लूइड जो होता है वो कौन सा होता है, ग्लिसरीन या फिर आपका ग्लिसरीन एंड अल्कोहल का मिक्सचर होगा या फिर कास्टर ऑयल होगा। ठीक है, कैस्टर ऑयल या फिर ग्लिसरीन एंड अल्कोहल का मिक्सचर। अभी हाइड्रोलिक सिस्टम में इसका वर्किंग कैसे होता है कि यहाँ पे सबसे पहले मैकेनिकल लिंकेज होती है। ठीक है,
एक मैकेनिकल लिंकेज, फिर वो मैकेनिकल लिंकेज का कन्वर्जन हाइड्रोलिक पावर में होगा, देन हाइड्रोलिक पावर का अगेन कन्वर्जन मैकेनिकल पावर में होता है। एप्लीकेशन इनपुट क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल, उसके बाद उसका कन्वर्जन हाइड्रोलिक में, देन हाइड्रोलिक का अगेन मैकेनिकल में। तो इस टाइम से यहाँ पे सिचुएशन चल रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे इस इमेज में क्या, यहाँ पे एक ब्रेक पैडल है और यहाँ पे मास्टर सिलेंडर दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है व्हील सिलेंडर। ठीक है, ब्रेक पैडल, मास्टर सिलेंडर, व्हील सिलेंडर, और जो भी आपका इंटरनल एक्सपांडिंग शू टाइप ब्रेक था उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम कंस्ट्रक्शन रहेगा। उसमें बस हम लोग क्या था कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मैकेनिकल लिंकेज था, ब्रेक पैडल से लेके एक्चुएटिंग कैम और शू को धकाने तक हमारा टोटल मैकेनिकल लिंकेज था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ मैकेनिकल लिंकेज को कम करके यहाँ पे दे दिया गया है हाइड्रोलिक पावर। तो ये वर्क कैसे कर रहा है, जैसे हम लोग ब्रेक पेडल दबा रहे हैं तो ब्रेक पेडल क्या करता है, यहाँ पे कुछ ऑयल प्रेजेंट होता है, उसको अभी हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे मास्टर सिलेंडर का वर्किंग और व्हील सिलेंडर का, तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो जैसे ब्रेक पेडल दबा रहे हैं तो ब्रेक पेडल यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे एक पिस्टन होता है, एक पिस्टन आगे रखता है। तो ये पिस्टन जैसे आगे रखेगा तो यहाँ पे जो ऑयल प्रेजेंट था ये ऑयल एक पाइप के माध्यम से ये चला जाता है व्हील सिलेंडर में। तो जैसे व्हील सिलेंडर में ये प्रेशराइज ऑयल जाएगा तो यहाँ पे व्हील सिलेंडर में दो कनेक्टिंग होती है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और दोनों कनेक्टिंग दोनों शू के साथ कनेक्ट होती है। सॉरी, तो ये दोनों शू के साथ कनेक्ट होने की वजह से जैसे ही ऑयल यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेंगे, ये ऑयल ये दोनों पिस्टन बाहर धकाएगा, और जैसे दोनों पिस्टन बाहर धकेगी तो ये ब्रेक शू जो है, ये ब्रेक शू जाके अगेन रोटेटिंग ड्रम जो है उस रोटेटिंग ड्रम के कांटेक्ट में आएगा और रोटेटिंग ड्रम को रोक, इस टाइप से इसका वर्किंग होता है। और जब ब्रेक पेडल छोड़ते हैं तो ब्रेक पेडल छोड़ने की वजह से यहाँ पे जो ये स्प्रिंग है, ये रिटर्न स्प्रिंग जो होती है, ये क्या करती है, पिस्टन को अपनी जगह पे वापस भेज देती है। जैसे पिस्टन अपनी जगह पे आएगा तो यहाँ से जो प्रेशराइज ऑयल हम लोगों ने भेजा था, ये यहाँ पे ये प्रेशराइज ऑयल रिटर्न इस मास्टर सिलेंडर में आने लगेगा। जैसे ये रिटर्न आएगा तो यहाँ पे व्हील सिलेंडर के अंदर वाला भी जो ऑयल था ये बाहर निकलेगा, और जैसे बाहर निकलेगा तो ये रिटर्न स्प्रिंग की वजह से ये दोनों शू वापस अंदर की ओर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मास्टर सिलेंडर का वर्किंग अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि मास्टर सिलेंडर एक्चुअल हमारा कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मास्टर सिलेंडर के कंपोनेंट्स आप देखोगे, यहाँ पे एक व्हील सिलेंडर है यहाँ पे, और यहाँ पे है आपका मास्टर सिलेंडर। ठीक है, अभी हम लोग इसको ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में क्या होता है, जैसे ब्रेक अप्लाइड कर रहे हैं है ना, यहाँ पे प्रेशर डालेंगे ब्रेक पेडल पे, ब्रेक पेडल पे प्रेशर डालने के बाद ये जो कनेक्टिंग है ये कनेक्टिंग पिस्टन को आगे धकाएगी, पिस्टन को जैसे ही आगे धकाया तो ये ऑयल यहाँ से ये एरो के माध्यम से दिखाया गया है कि ऑयल यहाँ से फ्लो होते हुए व्हील सिलेंडर में आएगा, और व्हील सिलेंडर में आने के बाद इन दोनों को ये बाहर की ओर फैला देगा। अब ब्रेक रिलीज की पोजीशन में क्या होता है कि जैसे ब्रेक रिलीज होगा ये पिस्टन अपनी जगह पे रिटर्न आएगा, पिस्टन अपनी जगह पे रिटर्न आने की वजह से ये अंदर वाली जो स्प्रिंग है, अंदर वाली स्प्रिंग इन दोनों शूज को अपनी जगह पे लेके आएगी और ये ऑयल वापस जो है ये मास्टर सिलेंडर में वापस जाते रहेगा। अब ये कंपोनेंट्स ऑफ मास्टर सिलेंडर एंड वर्किंग ऑफ मास्टर सिलेंडर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल मास्टर सिलेंडर वर्क कैसे करता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें दिख रही है, यहाँ पे एक कनेक्टिंग के लिए जो भी आपको ब्रेक पैडल है, तो ब्रेक पैडल से जो भी कनेक्टिंग आएगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये जो शो हो रहा है ये व्हाइट कलर का, यहाँ से लेके ये इतना है ना, ये थोड़ा सा अलग शेप में होता है, ये इसका पिस्टन कैसे शेप में होता है, ये इस टाइप के शेप में यहाँ पे इसका पिस्टन जो होता है ये इस शेप में होता है। तो यहाँ पे ये जो पूरा व्हाइट कलर में दिखाया गया है तो ये जो है ये इसका पिस्टन है। ठीक, ये पिस्टन हो गया, ये इसकी कनेक्टिंग हो गई। ठीक है, वो यहाँ पे बाहर रबर बूट दिया हुआ है, ये रबर बूट देख रहे हो, तो ये रबर बूट क्यों दिया जाता है कि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस ये आपका हाइड्रोलिक ऑयल में चलने वाला है, और ट्रैक्टर जो होता है ये हमारा ऑफ रोड व्हीकल है, तो यहाँ पे जो भी डस्ट रहेगी ये डस्ट अंदर ना चला जाए, इस ऑयल के अंदर नहीं चले जाए, इसीलिए यहाँ पे रबर बूट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक स्प्रिंग है और देन यहाँ पे एक चेक वॉल दिया गया है, यहाँ पे एक चेक वॉल है ना? तो चेक वाल्व का काम क्या है कि एक
स्पेसिफिक प्रेशर जब जनरेट होगा इस ऑयल का तभी जाके ये खुलेगा, है ना, अदरवाइज ये खुलना नहीं है। तो ये चेक वाल्व है। उसके बाद यहाँ पे दो पोर्ट दिए गए हैं, ये एक पोर्ट हो गया कॉम्पेंसेटिंग पोर्ट और ये एक हो गया फ्लूइड का इनटेक का पोर्ट, है ना। और यहाँ पे अगेन एक रबर बूट यहाँ पे है, प्राइमरी कप इसको बोला जाता है, रबर बूट नहीं सॉरी, ये प्राइमरी कप है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंडरी कप है ऑयल का, मतलब इस कप से बाहर ऑयल यहाँ पे आ नहीं सकता, ठीक है। और पिस्टन के ऊपर यहाँ पे छोटे 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 होल्स होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स यहाँ पे होते हैं ऑयल को इधर जाने देने के लिए। और यहाँ पे रबर बूट, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पिस्टन, पिस्टन के ऊपर होल्स है छोटे छोटे, और उसके साथ में ये रबर बूट होता है, और रबर बूट ऐसे मूव करके लगता है, मतलब पिस्टन इस साइड में रहेगा और रबर बूट इस साइड में रहेगा, और यहाँ पे रबर बूट के अंदर ये रहेगी स्प्रिंग, ठीक है। तो इतना सारा इसके अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं। अभी इसकी वर्किंग देखते हैं, इसकी वर्किंग में क्या है, जैसे हम लोगों ने ब्रेक पेडल प्रेस किया, ये कनेक्टिंग आगे जाएगी, कनेक्टिंग आगे जाएगी, तो अभी यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, जब हम लोग ब्रेक छोड़ दे रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या है कि यहाँ पे जो हमारा कॉम्पेंसेटिंग पोर्ट है ये ओपन है, ठीक है, देख पा रहे हो कॉम्पेंसेटिंग पोर्ट ओपन है, और उसके बाद ये जो है इंटेक पोर्ट क्लोज है, इंटेक पोर्ट क्लोज है और कॉम्पेंसेटिंग पोर्ट ओपन है। अब जब हम लोग ब्रेक पेडल प्रेस कर रहे हैं, ब्रेक पेडल जैसे ही प्रेस किया, ये क्या होगा, पिस्टन को आगे धकाएगा, पिस्टन जैसे आगे धकाएगा तो उस टाइम पे यहाँ पे इस साइड में क्या है, स्प्रिंग है, और स्प्रिंग का प्रेशर, और इस साइड में हमारा पिस्टन, और ये स्प्रिंग के प्रेशर की वजह से रबर बूट जो है, ये रबर बूट हमारे पिस्टन के साथ दब के चलता है। तो यहाँ पे जो भी ऑयल अभी प्रेजेंट है, ये ऑयल क्या होगा, यहाँ से लेके ये बाहर जाएगा व्हील सिलेंडर की ओर, है ना। और ये कब जाएगा, जब हम लोग यहाँ से दबा रहे हैं, है ना, ब्रेक पेडल दबा रहे हैं, और ब्रेक पेडल दबाने के बाद ये अभी ये क्लोज था, और ये रबर बूट जब ये हमारा कॉम्पेंसेटिंग पोर्ट के सामने आ जाएगा, रबर बूट जैसे कॉम्पेंसेटिंग पोर्ट के सामने आएगा तो कॉम्पेंसेटिंग पोर्ट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑयल है, यहाँ पे ऑयल के लिए सिर्फ एक ही ओपनिंग रहेगी, ये ओपनिंग, और ये ओपनिंग से ये कहाँ पे जाता है, व्हील सिलेंडर की ओर, ठीक है। तो उसी टाइम पे जैसे हम लोग ब्रेक एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे क्या हो रहा है कि ये हमारा पीछे से जो है ये फ्लूइड इनटेक पोर्ट ओपन हो जा रहा है, तो पीछे से जैसे फ्लूइड इनटेक पोर्ट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे इस चेंबर में क्या हो जाएगा, ये जो भी हमारा रिजर्वायर है, तो ये रिजर्वायर में से फ्लूइड इन होके कहाँ पे आ गया, ये आ गया आपका इस चेंबर में। तो अभी यहाँ पे क्या है, आपका ऑयल प्रेजेंट है और हमारा ब्रेक एप्लीकेशन हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक को छोड़ेंगे, ब्रेक पेडल को छोड़ेंगे। जैसे ब्रेक पेडल को छोड़ेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, ये ये जो रॉड है, कनेक्टिंग रॉड, ये इस साइड में पीछे के साइड में मूव करेगी, और जैसे पीछे के साइड में मूव की तो उस टाइम पे पिस्टन भी पीछे के साइड में आ जाएगा। पिस्टन जैसे बैक आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, पिस्टन बैक आने की वजह से ये स्प्रिंग और ये रबर कप ये भी बैक साइड में आएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट था हमारा क्या, ऑयल, इसके अंदर यहाँ पे इस चेम्बर में ऑयल प्रेजेंट था। वो ऑयल जो होता है, यहाँ पे छोटे 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 जो होल्स होते हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे होल्स है पिस्टन के ऊपर, इस होल्स के थ्रू ये जो ऑयल यहाँ पे प्रेजेंट था, ये ऑयल ये इस होल के थ्रू क्या करेगा, ये रबर बूट को थोड़ा सा आगे धकाएगा और इस होल के थ्रू वापस ये चेम्बर में, इस चेम्बर में आएगा, ठीक है, इस चेम्बर में आएगा। तो इस चेम्बर में अभी यहाँ पे लाना क्यों है, क्योंकि जैसे ही हमारा ये वापस ब्रेक पेडल वापस जा रहा है तो वहां पे यहाँ पे एकदम से वैक्यूम प्रेजेंट हो जाएगा, और ये वैक्यूम अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये रबर बूट को तोड़ सकता है, रबर बूट को तोड़ेगा तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिपीट करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये ऑयल यहाँ से इन कर जाता है, और जो हमारा व्हील सिलेंडर से जो ऑयल आ रहा है, रिटर्न में जो व्हील सिलेंडर से ऑयल आ रहा है, कुछ हमारा किस वजह से आता है, जो भी हमारा यहाँ पे वैक्यूम प्रेजेंट हुआ है उस वजह से आता है, और कुछ ऑयल जो होता है वो आता है हमारा जो भी व्हील सिलेंडर की जो कनेक्टिंग है पिस्टन से वो अंदर आने की वजह से। तो यहाँ पे ये जैसे अंदर आ रहा है तो ये एक से जो ऑयल अभी आएगा, तो ऑयल ये कॉम्पेंसेटिंग पोर्ट के माध्यम से ये जाएगा रिजर्वायर में, ठीक है। तो इस टाइप से इसका वर्किंग होता है, ये समझने के लिए इतना इजी नहीं है, लेकिन आप ट्राई कीजिए इसको समझने के लिए। नेक्स्ट है हमारा व्हील सिलेंडर। अब व्हील सिलेंडर में क्या है, व्हील सिलेंडर का कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। व्हील सिलेंडर में दो पिस्टन है, एक इस साइड में, है ना, आप देख रहे हो अभी लेफ्ट साइड में एक पिस्टन है, और ये रबर कैप रहेगा, है ना, रबर कप रहेगा, ठीक है। और जिसके अंदर जो भी आपका पिस्टन है, पिस्टन के साइड में यहाँ पे एक कनेक्टिंग होगी लेफ्ट साइड में, वो जाएगी टेप शू के लिए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे है व्हील सिलेंडर की हाउसिंग। उसके बाद इन इसके बीच में दोनों साइड में क्या रहेगी, एक मतलब एक स्प्रिंग रहेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा एक अगेन रबर कप, और यहाँ पे रहेगा एक पिस्टन, और राइट साइड में जो पिस्टन रहेगा उसकी कनेक्टिंग राइट साइड में निकली रहेगी। ठीक। तो जब भी ऑयल यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, दोनों पिस्टन को बाहर की ओर धकाएगा। जैसे दोनों पिस्टन बाहर की ओर धक रहे हैं तो उस टाइम पे ये इनके दोनों जो कनेक्टिंग है, दोनों कनेक्टिंग भी बाहर की साइड धकेगी, और ये कनेक्टिंग से डायरेक्ट कनेक्ट होता है हमारा लाइनर्स, सॉरी शूज, और शूज ये रोक देता है। शूज क्या करता है, ब्रेक डाउन को रोक देता है। इस टाइप से उसका वर्किंग होता है। अभी मैकेनिकल ब्रेक एंड हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस जानते हैं। मैकेनिकल जो भी आपका ब्रेक है तो उसमें सब लिंकेज, मैकेनिकल लिंकेज बहुत सारी होती है वहाँ पे। ब्रेक पैडल से लेके आपका शूज तक पूरा मैकेनिकल लिंकेज होता है। हाइड्रोलिक में यहाँ पे मैकेनिकल लिंकेज कम रहती है ना। मैकेनिकल लिंकेज कम है तो यहाँ पे क्लियरेंस भी, हर चीजों में जो क्लियरेंस या फिर क्लियरेंस जो था वो कम रहेगा। इसका एक्चुएशन स्मूथ होता है मैकेनिकल का, सॉरी मैकेनिकल का एक्चुएशन जो होता है स्मूथ नहीं होता है। हाइड्रोलिक का एक्चुएशन जो होता है ये स्मूथ होता है, मतलब जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा ये स्मूथली आएगा। लेकिन मैकेनिकल में ऐसा नहीं है, मैकेनिकल में ये रफली उसके साथ कांटेक्ट में आता है, इसका एक्चुएशन स्मूथ नहीं होता है। और हमें मैकेनिकल टाइप ब्रेक में हमें जो भी हम लोग ब्रेक पेडल प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं ब्रेक पेडल को प्रेस करने में या फिर ब्रेक को एप्लीकेशन करने में, ब्रेक को अप्लाई करने में। हाइड्रोलिक में यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा भी ब्रेक पेडल प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि हेड वो थोड़ा सा मैकेनिकल पावर को ये हाइड्रोलिक ज़्यादा पावर में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए यहाँ पे हमें ब्रेक पेडल को प्रेस करने में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं। अब बात करते हैं पार्किंग ब्रेक की, है ना। पार्किंग ब्रेक आप लोगों ने देखा होगा, तो पार्किंग ब्रेक ट्रैक्टर में अलग अलग टाइप के आजकल आने लगे। कैसे, तो सबसे पहले पार्किंग ब्रेक जो आता है वो आता है आपके जो मेन सर्विस ब्रेक जो होते हैं, ये सर्विस ब्रेक में ही पार्किंग ब्रेक भी अभी दे देते हैं। अब कैसे क्या करते हैं उस टाइम पे, सर्विस ब्रेक को, ये दोनों जो ब्रेक पैडल देख रहे हो, ये ब्रेक पैडल को आपको नीचे दबाना पड़ेगा। नीचे दबाने के बाद यहाँ पे एक लॉक दे देंगे। बस उस लॉक को आपने अप्लाई कर दिया, मतलब जो आपका सर्विस ब्रेक है वही आपका पार्किंग ब्रेक वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। सर्विस ब्रेक ही आपका पार्किंग ब्रेक बन जाता है। ब्रेक पैडल को नीचे दबा के, वहाँ पे एक लॉकिंग का सिस्टम होता है, तो वो क्या करता है ब्रेक पैडल को नीचे ही दबाए रखता है। ये हो गया आपका एक पार्किंग ब्रेक। दूसरा होता है किसी किसी ट्रैक्टर में एक हैंडल दिया जाता है पार्किंग के लिए, है ना। तो वो हैंडल अगर आप ऊपर उठा दोगे तो वो भी उसका ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है। तो उस वाले ट्रैक्टर्स में क्या होगा कि आपका या तो एक्सटर्नल कॉन्टैक्टिंग टाइप ब्रेक दिया है उसमें, एक्सटर्नल कॉन्टैक्टिंग टाइप ब्रेक दिया है पार्किंग ब्रेक, या फिर कोई ट्रैक्टर आजकल क्या देने लगी है कि आपका जो गियर बॉक्स है, ठीक है, गियर बॉक्स के अंदर एक अलग से गियर प्रोवाइड करा देते हैं। और उस गियर के ऊपर जैसे 3 HP 4 टीथ वाला एक छोटा सा गियर देते हैं। उस गियर से एक मैकेनिकल लिंकेज लेके जाते हैं पार्किंग ब्रेक के ऊपर। जैसे पार्किंग लीवर आप लोग खींचोगे तो ये जो 3 4 टीथ वाला जो होगा, 4 5 टीथ वाला एक गियर, ये गियर आ जाता है इस जो भी आपका गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स से एक गियर के साथ ये मेश हो जाता है। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये ना तो गियर बॉक्स को घूमने दे, गियर बॉक्स को मेन शाफ्ट को नहीं घूमने देगा, तो मतलब ये किसी चीज को नहीं घूमने दे रहा है। ठीक है। ये व्हील्स को जकड़ के रखता है। तो इस टाइप से ये 3 4 टाइप में इसमें ब्रेक्स आते हैं। ठीक है। और एक चीज बताने के लिए भूल गया मैं कि जो आपका 5310 में एक ब्रेक दिया हुआ है, तो वहाँ पे एक डिस्क टाइप ब्रेक दिया है, वो बहुत ही अलग है। तो उसमें क्या किया है उन लोगों ने, उसको माउंट किया है किस चीज पे, उस वाले जो ब्रेक है वो हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक डिस्क टाइप ब्रेक है वो। तो हाइड्रोलिक डिस्क टाइप ब्रेक उसको कैसे क्या किया उन लोगों ने, तो उसको माउंट किया है जो भी आपका डिफरेंशियल का हाफ शाफ्ट है, तो डिफरेंशियल के हाफ शाफ्ट पे उसको माउंट किया है। मतलब डिफरेंशियल जो डिफरेंशियल का हाफ शाफ्ट घूमेगा तो वो डिस्क भी घूमेगी। वो डिस्क बहुत पतली दी हुई है, ठीक है, डिस्क भी घूमेगी। और उसके साथ उन्होंने क्या किया है, एक यहाँ पे एक प्रेशर जो हमारा प्रेशर डिस्क होता है, तो एक प्रेशर डिस्क दिया है। यहाँ पे रोटेटिंग डिस्क है और यहाँ पे एक प्रेशर डिस्क है, और उस प्रेशर डिस्क के सामने क्या किया है, वहां पे
छोटे 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 ऐसे नंबर ऑफ सिलेंडर्स दे दिए हैं। ये एक सिलेंडर नहीं है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स है। तो जैसे ही हम लोग ब्रेक पेडल प्रेस कर रहे हैं तो ये हाइड्रोलिक ऑयल जाके यहाँ पे ये छोटे छोटे सिलेंडर्स को क्या करता है, ये ढकाता है। जैसे छोटे छोटे सिलेंडर्स, छोटे छोटे सिलेंडर्स क्या करेंगे, वहां पे उसको पिस्टन को दबाएंगे, पिस्टन जैसे ही लगेंगे तो ये उसमें से छोटी कनेक्टिंग निकलेगा और छोटी कनेक्टिंग ये पूरी डिस्क को दबाती है। तो ये डिस्क क्या करेगी फिर, ये जाके आपके जो भी लाइनिंग डिस्क है उस लाइनिंग डिस्क को रोकेगी। मतलब हाइड्रोलिक डिस्क टाइप ब्रेक जो है ये आपको 53 वाले ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू पार्टिसिपेंट, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अभी समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स है आप लोग अभी पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग, ब्रेक की